जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू पास एकेडमी। आज एक ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे, कॉस्मोलॉजी, जहाँ पे हम अपनी दुनिया के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हमारे अर्थ या स्पेस साइंस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम स्टडी करेंगे हमारा यूनिवर्स कैसे बना, पहले कैसे हमारा अर्थ ओरिजिन हुआ, या फिर अर्थ के अंदर हम जितने सारे प्लैनेट्स के कॉमेट्स, स्टार्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो आज जितना पार्ट्स हम कवर कर सकेंगे उतना करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले हमारा सोशल मीडिया हैंडल है एज आई टोल्ड, ये इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, 100 ऐप्स भी वहाँ पे डाउनलोड करके क्लास भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे हमारे अर्थ का ओरिजिन के बारे में, या फिर हमारे पूरा वर्ल्ड, या फिर हम यूनिवर्स का। ठीक है, तो यूनिवर्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यूनिवर्स क्रिएट कैसे हुआ। ठीक है, तो यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, तो इसके ऊपर बहुत सारे थ्योरीज बने हुए हैं। ठीक है, टॉलेमी से लेके कोपरनिकस, या फिर उन्होंने फिलोसोफर्स ने बहुत सारे अपने राय दिए हैं। तो सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी था बिग बैंग थ्योरी, जो कि क्या बताता है, एक सुपरनोवा था, तो उसका कोलाइजन होने के कारण हमारे बहुत सारे स्टार्स बने, प्लैनेट्स बने, सैटर्न्स या फिर मून्स, ये सारे सैटेलाइट्स बने। ठीक है, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स। ठीक है, तो हमारा यूनिवर्स किससे बना हुआ है, तो बहुत सारे गैलेक्सी से बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं मिलियंस ऑफ। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ गैलेक्सी से बना हुआ है। ठीक है, तो गैलेक्सीज क्या है, जो इसको हम क्या कहते हैं ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, हमारा गैलेक्सी बनाते हैं। ठीक है, तो एंशिएंट टाइम में हमारा यूनिवर्स के बारे में जो नॉलेज था या परसेप्शन था, वो मोस्टली किसके ऊपर बेस्ड था, दे आर बेस्ड ऑन द सुपरस्टिशंस। ठीक है, रिलीजियस बिलीफ था और मिस्टीरियस जो सुपरस्टिशन बिलीफ के हिसाब से था, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं था या फिर साधन नहीं था, जिसके कारण हम अपने बियॉन्ड प्लैनेट्स से स्टडी कर सकें। ठीक है, तो बियॉन्ड प्लैनेट से स्टडी करने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना पड़ा ना, बहुत सारे थ्योरी का सहारा लेना पड़ा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 140 एडी के, 40 एडी में टॉलेमी नाम का एक फिलोसोफर्स आए, तो उन्होंने बताया क्या, ठीक है, तो हमारा अर्थ क्या है, पूरा यूनिवर्स का सेंटर है। ठीक है, पूरा यूनिवर्स जो बना हुआ है, ये ब्रह्मांड बना हुआ है, तो उसका सेंटर क्या है, हमारा अर्थ है। लेकिन उनका जो थ्योरी था ये गलत साबित हुआ, क्योंकि अर्थ हमारा यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। बाद में कोपरनिकस आए, तो कोपरनिकस ने क्या बताया, ठीक है, 1543 में, तो कोपरनिकस ने बताया 1543 में कोपरनिकस ने बताया सन हमारा यूनिवर्स का सेंटर है, सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो और जितने सारे प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, ये सारे उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, कोपरनिकस का जो बात है ये भी पार्शियली ट्रू बना। पार्शियली ट्रू क्यों है, क्योंकि सन हमारे यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। ठीक है, तो सन हमारे यूनिवर्स का एक पार्ट है, हम कह सकते हैं सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, तो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है सन, तो सन पूरा यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद कोपरनिकस का ये बात को मतलब खंडित करते हुए हर्शल ने 1805 में बोला क्या, ठीक है, उन्होंने बोला सोलर सिस्टम जो है ये पार्ट है, इतना बड़ा सा सिस्टम जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं या फिर हमारा गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, गैलेक्सी जहाँ पे बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, हमारा सन भी उनमें से एक छोटा सा स्टार्स है हमारे गैलेक्सी के अंदर जो लाइज करता है। तो हमारा होम गैलेक्सी जिसको हम क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हम हमारे इंडियन नेम में उसको हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा। यस, ये हमारा, इसको हम मिल्की वे गैलेक्सी, ये हमें व्हाइट कलर पैचेस दिखते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम मिल्की वे गैलेक्सी भी कहते हैं। ठीक है, तो एडविन हबल्स तो संभव हम जानते हैं, जिन्होंने हबल्स टेलीस्कोप बनाया था। टेलीस्कोप से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अर्थ के ऊपर रह के बाहर जो एक्स्ट्रा प्लानिटरी बॉडीज, उनको हम देख सकते हैं। टेलीस्कोप इनको क्रेडिट जाता है। 1924 में इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया ना, गैलेक्सीज बियॉन्ड द मिल्की वे, तो मिल्की वे को छोड़ के भी और भी ब्रह्मांड में बहुत सारे गैलेक्सीज अवेलेबल हैं। ठीक है, हमारा गैलेक्सी तो एक छोटा सा पार्ट है यूनिवर्स का, इस टाइप का बहुत सारे ऐसे गैलेक्सी हैं जो मिलके बहुत सारे ब्रह्मांड बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं, और यूनिवर्स मिलके क्या बनाते हैं, मल्टीवर्स बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब हम जितना पार्ट देख रहे हैं, तो हमारा एग्जिस्टेंस मतलब जीरो। सो इट इज स्पाइरल शेप। अगर हम हमारे गैलेक्सी की बात करते हैं, तो हमारा गैलेक्सी कैसा है ना, स्पाइरल शेप, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, स्पाइरल शेप। इसमें कितने स्टार्स हैं, तो ओवर 100 बिलियन स्टार्स आर देयर हमारे गैलेक्सी के अंदर। एंड इट इज हमारा नियरेस्ट गैलेक्सी अगर बात करेंगे, हमारा नियरेस्ट गैलेक्सी कौन है, वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमेशा आता है। ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी का नियरेस्ट गैलेक्सी कौन है, या फिर हमारा होम गैलेक्सी का नियरेस्ट गैलेक्सी कौन है, वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है,
जो मैं चैप्टर के बिगिनिंग में बता रहा था, जो हमारा यूनिवर्स का ओरिजिन, तो ओरिजिन किसके बेसिस पे हुआ? जो सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो हमारा है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी मतलब बहुत ही बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ था। ये क्या बोला? ओवर दैट इज द 15 बिलियन ईयर्स एगो, हमारा यूनिवर्स जैसे क्रिएट हुआ 15 बिलियन ईयर्स एगो अगर हम बात करेंगे, तो जितने सारे कॉस्मिक मैटर थे वो सारे डेंस थे। डेंस मतलब इकट्ठा थे, एक जगह पे थे, डेंस थे। तो धीरे धीरे इसके अंदर एक बिग एक्सप्लोजन हुआ, जिसके कारण हमारा कॉस्मिक रे बिखर गए सब जगह पे और बहुत सारे स्टार्स प्लैनेट्स क्रिएट होने लगे। द एक्सप्लोजन ब्लोक्स आउट एंड सुपर डेंस बॉल, जो सुपर डेंस बॉल था वो फ्रैगमेंट्स में बिखर गया। इट इज डिवाइडेड इनटू फ्रैगमेंट्स। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ ना, ग्रेजुअली फॉर्मेशन ऑफ होल यूनिवर्स, मतलब होल यूनिवर्स या सोलर सिस्टम क्रिएट करने के लिए तो बिग बैंग सबसे एक बहुत ही बड़ा एक्सेप्टेबल थ्योरी है, जिसको हम आगे चल के इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं। इसके बेसिस पे हमारा सोलर सिस्टम क्रिएट हुआ, हमारा सन, मून, स्टार्स, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, तो सबके बारे में हम अभी तक जितना हमारे पास जानकारी है तो इसके बेसिस पे है। ठीक है, इसके ऊपर और एक हमारे एक थ्योरी बना था, जो थ्योरी नेम था हमारा पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। ठीक है, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी क्या था? ये एक्सप्लेन कर रहा था हमारा अर्थ या फिर हमारा यूनिवर्स पूरा पीरियोडिकली एक्सपांड कर रहा है। मतलब अभी जो हम देख रहे हैं हमारे जो लुकिंग यूनिवर्स है, वो आगे चल के भी ये दिखेगा नहीं इस टाइप का, ये आगे चल के और भी एक्सपांड होकर चेंजेस हो जाएगा। मतलब बहुत सारे चेंजेस हमारी यूनिवर्स के अंदर आते हैं। हर टाइम पे, हर सेकंड में मिलियंस ऑफ स्टार्स पैदा होते हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स डेथ होते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन हमें जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो हमें हमारे मिल्की वे गैलेक्सी तक ही आता है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास अभी तक हमारे प्लैनेट्स के अंदर से दूरी तय करने के लिए हमारे पास नहीं है। अभी तक हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं? चांद तक या फिर मार्स तक ही पहुँच पाए, उसके आगे तो हम जा नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास उतना अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। मे भी फ्यूचर में हो सकता है हम जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक तो नहीं। देखो, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी तुम्हें रात में जो दिखता है वो क्या दिखते हैं हमें? स्टार्स। ठीक है, स्टार्स जितने हमें दिखते हैं रात में, दिन में भी दिखता है। दिन में कौन दिखता है? सन। सन भी है, क्या है? सन भी एक स्टार है। ठीक है, हम उसको सन बोलते हैं तो वो भी एक स्टार है। तो स्टार से हम क्या कहते हैं? ये जो खुद का लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, दोज ऑब्जेक्ट और सेलेस्टियल बॉडीज दैट एमिट देयर ओन लाइट्स, जिनका खुद का लाइट होता है, जिनको हम लुमिनस बॉडी कहते हैं। ठीक है, उनको जनरली हम क्या कहेंगे ना? स्टार्स कहेंगे। ठीक है, सो अगर हमारे गैलेक्सी के अंदर स्टार्स की बात करते हैं, वो नियर अबाउट 98% जो मटेरियल है गैलेक्सी का वो स्टार्स का ही है, और रिमेनिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है अदर हेवनली बॉडीज, जिसको हम प्लैनेट्स या सैटेलाइट्स कह सकते हैं, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स। तो मतलब हमारे गैलेक्सी के अंदर मैक्सिमम जो पार्ट है वो कौन कंजर्व करके रखता है? दैट इज कॉल्ड हमारे जितने सारे स्टार्स हैं। ठीक है, देखो, स्टार्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, हमारे सन भी बना हुआ है हाइड्रोजन एंड हीलियम से। ठीक है, हम जब सन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो सन भी बना हुआ है हाइड्रोजन हीलियम से। और हाइड्रोजन हीलियम का अंदर कौन सा रिएक्शन होता है ना? फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो फ्यूजन रिएक्शन जो साइंस बैकग्राउंड से उनको पता होगा, फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? जहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, कोई चीज आपस में फ्यूज होंगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन हीलियम जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। इसके कारण हमारा सन क्या करता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट हमें एमिट करके देता है और हीट एमिट करके देता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। हमारे धरती के पास जो लाइट आता है उसको हम क्या कहते हैं ना? पैकेट ऑफ लाइट। ठीक है, पैकेट ऑफ लाइट, उसका हम फोटोन कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन हीलियम्स। ठीक है, तो हमारा जो ब्लू कलर होता है, तो ब्लू कलर अगर कोई स्टार दिख रहा है तो मतलब वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर वाला है। ठीक है, हाई टेम्परेचर है उसके पास। ठीक है, तुमने सुना होगा कंबुशन में जहाँ पे हम देखते हैं हमारा जो गैस का फ्लेम जलता है, कौन सा कलर जलता है? ब्लू कलर फ्लेम। ठीक है, यानी हमारा लो ऑक्सीजन सप्लाई होने से कोई फ्लेम जलेगा, वो येलोइश कलर जलेगा या फिर हमारा ऑरेंज कलर जलेगा। ठीक है, लेकिन अगर ब्लू कलर फ्लेम हमें दिखता है तो मतलब वहाँ पे कंप्लीट कंबुशन हो रहा है, कोई सब्सटेंस का या फिर कोई ईंधन का कंप्लीट कंबुशन होने से हमारा ब्लू कलर फ्लेम प्रोड्यूस होता है। तो जो स्टार्स हमें ब्लू कलर दिखते हैं तो उनका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम अमाउंट में होता है। ठीक है, तो उससे अगर हम नीचे बात करेंगे तो येलो, उसके नीचे सबसे कम अगर टेम्परेचर होगा तो रेड। हमारा सन दिखता है, ठीक है, रेड। तो अगर अभी हमारा सन का कलर अगर रेड दिखता है, ठीक है, इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, तो यहाँ पे इमेजिन करो जो कलर ब्लूइश या येलो कलर वाला स्टार्स होंगे उनका टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, तो हमारा सन तो उनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये है, इसके बारे में हम तो जानते हैं, हर दिन तो इसके साथ मुलाकात होता है। ठीक है, कौन है ये? सन। ठीक है, तो ये सबसे हमारा नियरेस्ट स्टार्स है, इसीलिए हमें इतना बड़ा दिखता है ये सन। ठीक है, और भी इतने सारे स्टार्स है, वो भी सन से बहुत ही बड़े बड़े स्टार्स हैं, लेकिन हमें इतना बड़ा क्यों नहीं दिखते हैं? वो हमारे प्लानिट का क्लोजेस्ट नहीं है। ठीक है, तो सन हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार या क्लोजेस्ट है,
इसीलिए ये हमसे कितना दूर है ना, 1.4 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, ओके, उतना सॉरी दूर नहीं है, 150 मिलियन किलोमीटर हमारे अर्थ से दूर है। ये उसका डायमीटर है, मतलब सन का, इसका अगर डायमीटर मेजर करें, डायमीटर इसे कहते हैं, ठीक है, तो डायमीटर है 1.4 मिलियन किलोमीटर। अगर हमसे कितना दूर है रे, ये 150 मिलियन किलोमीटर हमारे अर्थ से दूर है, ठीक है। देखो, तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट में हीट और लाइट रिलीज करता है, ठीक है। हीट और लाइट रिलीज करने में मैंने बताया अभी, तो इसके अंदर क्या होता है ना, हाइड्रोजन और हीलियम के अंदर एक रिएक्शन होता है जिसको हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, जिसके कारण ये कंटिन्यूस लाइट एमिट कर पाता है। अभी हमारा जो सन है, तो अभी भी और बहुत करोड़ों साल के लिए हमें लाइट दे सकते हैं, इसके पास लाइट कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए सोलर एनर्जी अभी हमारा एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बन रहा है, जिसके कारण हम जो हमारा फॉसिल फ्यूल को एमिट करके सोलर एनर्जी या फिर अदर एनर्जी में हम ट्रांसफर हो सके, ठीक है। अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलीज हो रहे हैं, तो इसी का ही उसका देखते हैं पोल स्टार, ठीक है। तो पोल स्टार हमें दिखता है नहीं, तो रात में हमें दिखते हैं, तो पोल के पास जो दिखता है स्टार, मतलब हमारे पास कौन कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो हम साउथ पोल को तो कभी देख नहीं सकते, ओके, तो हम देख पाते हैं कहाँ पे ना, नॉर्थ पोल की देख पाते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ में जो हमसे सबसे ब्राइटेस्ट स्टार दिखता है उसको हम पोल स्टार कहते हैं, ठीक है। और ये पोल स्टार यहाँ पे जो पिक्चर भी दिया है, ये सबसे ब्राइटेस्ट स्टार दिख रहा है, ये नॉर्थ साइड में होता है। ये जो यहाँ पे हमारा उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन है, इसका 2 स्टार को अगर आगे बढ़ाएं तो ये जो स्टार को दिखेगा वो हमारा पोल स्टार होता है, ओके। तो पोल स्टार देखो, दिस स्टार्स डज नॉट शो द मूवमेंट, तो हमारा पोल स्टार है, ये क्या करता है ना, मूवमेंट शो नहीं करता। मूवमेंट क्यों शो नहीं करता है, इसका एक रीजन क्या है ना, हमारा अर्थ का ये रोटेशनल एक्सिस के ऊपर लाइज करते हैं। ये मान लो हमारा अर्थ का रोटेशनल एक्सिस है, ठीक है, ये 23 डिग्री हाफ का टिल्टेड है, तो नियर अबाउट यहाँ पे लाइज करता है। तो रोटेशनल एक्सिस के ऊपर जो राइज करेगा, तो मान लो कोई टॉप घुमा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कोई टॉप है, जिसको हम छोटे के टाइम पे हम खेलते थे, टॉप होता था, तो इसको हम घुमा रहे हैं, इसका टॉप वाला पोजीशन मोशन कर रहा है, हमें पता चलता है क्या, नहीं चलता है। लेकिन साइड वाला हिस्सा घूम रहा है, हमें मोशन पता चलता है, लेकिन टॉप वाला हिस्सा मोशन करने से पता नहीं चलता है। इसका एग्जाम्पल तुम क्या कर सकते हैं, अम्ब्रेला लेके भी कर सकते हो, ठीक है। तो अम्ब्रेला का जो टॉप वाला पोजीशन है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्स यहाँ पे लगा सकते हो, लगा के अम्ब्रेला को घुमाना, ठीक है। तो देखना ये सारे स्टार्स तुम्हें घूमते हुए दिखेंगे, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा में जो बीच वाला सेंटर में जो स्टार होगा वो तुम्हें घूमने दिखेगा नहीं, ठीक है। तो मतलब क्या है, तो ये जो पोल स्टार का विजिबिलिटी या फिर इसका मूवमेंट हमें क्यों नहीं शो होता ना, ये हमारा अर्थ का रोटेशनल एक्सिस के ऊपर है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, इसी कारण इसका मूवमेंट हमें दिखता नहीं, ओके। यहाँ पे वही चीज लिखा है, देखो, एज इट लोकेटेड वेरी क्लोज टू द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इट डज नॉट अपीयर टू बी मूव, ठीक है। ये मूवमेंट होता हुआ शो नहीं करता है, क्योंकि हमारा अर्थ का रोटेशनल एक्सिस के ऊपर ही लाइज करता है। इसको हम ध्रुव नक्षत्र भी कहते हैं, ध्रुव तारा भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जितने सारे स्टार्स का कॉम्बिनेशन उसको हम क्या कहेंगे ना, कॉन्स्टिलेशन। जहाँ पे एक सर्टेन पैटर्न बनता है स्टार्स का, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। स्टार्स आर फॉर्मिंग ए ग्रुप दैट हैज ए डेफिनेट शेप, उनको हम क्या कहेंगे ना, कॉन्स्टिलेशन कहेंगे, ठीक है। मतलब बहुत सारे पैटर्न बनता है, ठीक है। हमारे जितने सारे तुमने राशि देखा होगा, ठीक है, 12 हमारे जो जूडियक साइंस होते हैं, ठीक है, वो सारे क्या है ना, कॉन्स्टिलेशन ग्रुप ही है, ठीक है। तो कॉन्स्टिलेशन से डाइवर्स ऑफ एंशिएंट पीपल, तो एंशिएंट पीपल इसको आइडेंटिफाई किए थे। अभी तक हम नियर अबाउट 88 कॉन्स्टिलेशन अभी तक हमने आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिसको एस्ट्रोनॉमर्स ने देखते हैं। इसके बेसिस पे बहुत सारा हमारा प्रेडिक्शन होता है, ठीक है। हम बोलते हैं हमारा जो जूडियक साइन है, किसी को लियो है, किसी का लिब्रा है, हाँ, तो बहुत सारे अलग अलग 12 जूडियक साइन होते हैं। तो ये सारे कॉन्स्टिलेशन को बेस्ड होते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कॉन्स्टिलेशन का। सबसे अगर बड़ा कॉन्स्टिलेशन की बात करेंगे तो ये हमारा उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन है, ठीक है, ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिलेशन है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टिलेशन अगर हम बात करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द समर टाइम पे इसको हम देख सकते हैं कि समर टाइम पे आसमान साफ रहता है, ठीक है, नियर अबाउट स्काई में कोई बादल नहीं होते, तो साफ रहता है अर्ली पार्ट। एंड इट इज ऑल्सो तार अदर नेम भी पूछ लेता है कभी कभी, इसको हम बिग डिपर भी कहते हैं या फिर ग्रेट बियर भी कहते हैं, ठीक है, मतलब बियर का शेप में दिखता है। और इसको जो हमारा संस्कृत नेम में इसको हम सप्तऋषि भी कहते हैं, क्योंकि 7 सैग, ठीक है, जो 7 सैग है, ठीक है, जो पहले सैग थे तो उनके नाम पे रखा गया था। तो 7 सैग थे हमारा क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ एंड मरीचि, ठीक है। ये 7 सैग थे, इनके नाम पे सप्तऋषि मंडल इसको कहते हैं, जिसको हम बिग डिपर या फिर ग्रेट बियर भी कहते हैं। 7 प्रोमिनेंट स्टार्स से ये हमें दिखता कैसा है, ये हमें ऐसे दिखता है, एक क्वेश्चन मार्क के शेप में, ठीक है, इस टाइप का दिखता है क्वेश्चन मार्क के शेप में, ठीक है। यहाँ पे क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, मरीचि, ठीक है, इस टाइप का 7 स्टार होते हैं, क्वेश्चन मार्क शेप में हमें दिखता है। इसको हम नेमली बिग डिपर भी कहते हैं, स्पून शेप में भी दिखता है, मतलब जैसे चम्मच में हम कोई खाना उठाते हैं, ठीक है, स्पून शेप में दिखता है। 7 स्टार्स यहाँ पे नेम शायद हाँ मेंशन भी किया है, देखो, क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ एंड मरीचि, ठीक है।
तो वशिष्ठ के पास तुमने देखा होगा और एक छोटा सा स्टार होता है उनका पत्नी, जिनको हम अरुंधति कहते हैं, ठीक है, और छोटा सा स्टार दिखता है। ये हमारा उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन है, जिसमें बहुत सारे अदर जो पोल स्टार होता है ये उर्सा मेजर के चारों तरफ, उर्सा मेजर इस पोल स्टार के चारों तरफ घूमता रहता है, मतलब पोल स्टार जिसको हम ध्रुव नक्षत्र कहते हैं उसके चारों तरफ उर्सा मेजर घूमता रहता है, ठीक है, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड। देखो ये है उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन, देखता है किसे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 स्टार्स हैं। इसको अगर आगे हम बढ़ाएंगे, सबसे जो ब्राइटेस्ट स्टार यहाँ पे दिखाया नहीं, सबसे जो ब्राइटेस्ट स्टार को यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा वो हमारा होगा कौन सा स्टार, उसको हम पोल स्टार कहेंगे, ठीक है, ये उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेलेशन है यहाँ पे, देखो, इट इज कॉल्ड ओरियन कॉन्स्टेलेशन, ठीक है, इट इज अनदर कॉन्स्टेलेशन कैन बी सीन ड्यूरिंग द विंटर इवनिंग के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो ये ओरियन कॉन्स्टेलेशन में हमें दिखेगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हंटर, इस कैसा शेप में दिख रहा है, मतलब कोई एरो या बो पकड़ के खड़ा है उस टाइप का दिख रहा है, नहीं, हंटर शेप में दिखता है, ठीक है। इंडियन नेम इसको मृग भी कहते हैं, इंडियन नेमिंग के हिसाब से इसको मृग भी कहते हैं। इसमें कितना स्टार्स है, इसमें भी 7 ब्राइटेस्ट स्टार्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो ये 3 4 5 6 7, ठीक है, ये थोड़ा फेंट स्टार है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 ब्राइटेस्ट स्टार्स है, उसको छोड़ के अदर स्टार्स भी हैं, लेकिन जो ब्राइटेस्ट स्टार्स होते हैं वो 7 है, ठीक है। The Sirius which is also the brightest stars in this stage in and close location to the Orion, तो ओरियन कॉन्स्टेलेशन के पास सबसे अगर ब्राइटेस्ट स्टार दिखता है वो हमारा सीरियस होता है, ठीक है, तो सीरियस दिखता है, तो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है तो ओरियन कॉन्स्टेलेशन के पास ही दिखते हैं, ठीक है। तो हमारे सबसे अगर बड़ा कॉन्स्टेलेशन की बात करेंगे वो हमारा उर्सा मेजर हो जाएगा, उसके बाद सेकंड अगर हम बात करेंगे तो ओरियन कॉन्स्टेलेशन होता है। और 2-3 कॉन्स्टेलेशन है, कैसोपिया कॉन्स्टेलेशंस, देखो, इट इज ऑल्सो अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन इन नॉर्मल, अगर नॉर्दर्न पार्ट में बात करते हैं क्योंकि हमारे नॉर्थ पोल में हमें दिखता है, तो नॉर्दर्न पार्ट में अगर बात करेंगे नॉर्दर्न स्काई में हमें विजिबल होता है ड्यूरिंग विंटर टाइम, ठीक है। इसमें 5 प्रोमिनेंट स्टार होते हैं, इसका शेप कैसे दिखता है, अगर ये देखो डब्ल्यू की तरह दिख रहा है, या फिर उसको रिवर्स कर दे तो इंग्लिश लेटर एम की तरह दिखेगा या फिर डब्ल्यू की तरह दिखेगा, ठीक है। इसमें 5 प्रोमिनेंट स्टार्स होते हैं, 1 2 3 4 5 स्टार्स हैं, ठीक है, तो ये डब्ल्यू शेप में या फिर एम शेप में दिखता है, इसीलिए इसको हम कैसोपिया कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन, तो स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन कैसे दिख रहा है तुम्हें, बिच्छू की तरह दिख रहा है, नहीं, ठीक है, बिच्छू, इसलिए इसका नाम स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियस वर्ड से स्कॉर्पियन वर्ड आया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ए स्मॉल कॉन्स्टेलेशन, बहुत ही छोटा सा कॉन्स्टेलेशन, लेकिन ये भी, इसमें भी बहुत सारे ब्राइट स्टार्स हैं, इट फॉर्म द शेप ऑफ स्कॉर्पियन एंड हेल्प्स टू, जो यहाँ पे बहुत सारे फैंट स्टार भी दिखते हैं, लेकिन समर टाइम पे ये ज्यादा मोरली प्रोमिनेंटली विजिबल होता है, विंटर टाइम पे दिखता है लेकिन समर टाइम में ज्यादा विजिबल होता है क्योंकि स्काई में क्लाउड नहीं होते, ठीक है, तो स्कॉर्पियन शेप में दिखता है, जिसे हमारा बिच्छू कहते हैं। तो हमने गैलेक्सी के बारे में संभव थोड़ा सा नॉलेज लिया, ठीक है, कॉन्स्टेलेशन के बारे में देखा, अब हम डिस्कशन करेंगे, अब हम थोड़ा सा अंदर जाते हैं सोलर सिस्टम के अंदर, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका हम भी एक पार्ट है सोलर सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो हमारे सोलर सिस्टम किसका फैमिली है ना, हमारा सन का फैमिली है, ठीक है। सन अपने जितने सारे बाल बच्चों को लेके रह है, तो उसका जो फैमिली है, ठीक है, तो उसका हम सन का फैमिली या सोलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो सन, उसके साथ साथ उसका 8 प्लैनेट्स, ठीक है, 8 प्लैनेट्स है, मून एंड कुछ यहाँ पे सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिसे हम एस्ट्रॉइड कह सकते हैं, कॉमेट्स कह सकते हैं, तो इनको लेके हमारा सोल का फैमिली बनता है, जिसको हम सोलर फैमिली कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना नंबर ऑफ स्टार्स हैं, सॉरी कितना नंबर प्लैनेट्स हैं, तो यहाँ पे 8 प्लैनेट्स हैं, जैसे मर्क्यूरी हो गया, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये 8 प्लैनेट्स हैं। पहले प्लूटो को भी कैलकुलेट किया जाता था, ठीक है, एक्स हमारे प्लैनेट के हिसाब से, बाद में इसको एस्ट्रोनॉमिकल ग्रुप ने इसको ये कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू में यहाँ पे खरा नहीं उतरा, इसके कारण प्लूटो को भी ड्वार्फ प्लैनेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नाउ ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। तो अभी हम 8 प्लैनेट को कंसिडर करते हैं हमारा सोलर सिस्टम के अंदर, उसके साथ साथ हम कुछ मेटियोर्स हैं, मेटियोर्स भी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट्स हैं, ठीक है। ये मेटियोर्स कैसे होते हैं ना, मेटियोर्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिनका सॉरी एस्ट्रॉइड्स बेल्ट, ठीक है, तो एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पे होता है, तो मार्स और जुपिटर, ठीक है। तो मार्स और जुपिटर, जो हमारा मार्स, हमारा पहले जो 4 प्लैनेट है उनको हम इनर प्लैनेट कहते हैं, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये सारे इनर प्लैनेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे आउटर प्लैनेट है। तो इनके बीच में जो बेल्ट होता है, बहुत सारे यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं फ्लोटिंग करता हुआ, उनको हम एस्ट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट सेपरेट करता है इनर प्लैनेट को आउटर प्लैनेट में, ठीक है। तो इनर प्लैनेट जितने सारे हैं वो सारे डेंस प्लैनेट है, मतलब उनका लैंड पार्ट है,
ठीक है। और आउटर प्लैनेट सारे गैसियस प्लैनेट है, मतलब उनका लैंड जमीन नहीं है, ओनली गैस से ही बना हुआ है, ठीक है। अभी हम अंदर जाएंगे, एक एक प्लैनेट के बारे में स्टडी करेंगे, तो सबके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो 8 प्लैनेट्स हैं। तो उसके साथ साथ हमारे अदर कुछ प्लैनेट्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं ना, जैसे ड्वार्फ प्लैनेट, जैसे मैंने अभी बताया था। जैसे हम प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, ये भी हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट था, अभी उसको हम हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कैलकुलेट नहीं करते हैं। ये हमारा सोलर सिस्टम का पिक्चर है। ये हमारा कौन है, सन। तो सन के सामने हमारा पहला जो प्लैनेट है मर्क्यूरी, उसके बाद वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। ये हमारे 8 प्लैनेट्स, उसका पोजीशन है। तो प्लैनेट्स क्या है, देखो। तो प्लैनेट जनरली लुक लाइक स्टार्स। अभी हम जो प्लैनेट हम देखते हैं, हम अर्थ में है, तो अर्थ भी एक प्लैनेट है। तो अर्थ से हम दूसरे प्लैनेट भी हमें दिखता है, वेनस भी दिखता है, मार्स भी दिखता है, मर्क्यूरी भी दिखता है, ठीक है। और टेलीस्कोप से हम यूटिलाइज करें तो सैटर्न और यूरेनस, जुपिटर को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्स हमें, सॉरी, प्लैनेट हमें स्टार्स की तरह क्यों दिखता है, क्योंकि आसमान से जो लाइट आता है किससे आता है, सन से आता है, ठीक है। तो सन अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है तो रिफ्लेक्ट करके हमारे आंख तक पहुंचता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन करने के कारण हमारे एक इमेज क्रिएट होता है, इसी कारण हमें स्टार्स भी कैसे दिखते हैं, सॉरी, प्लैनेट भी कैसे दिखते हैं, एक स्टार्स की तरह दिखते हैं। एक्चुअली हमारे स्टार्स को छोड़ के प्लैनेट के पास खुद का लाइट नहीं है, ठीक है। तो हमें डार्क दिखना चाहिए, लेकिन लाइट रिफ्लेक्शन होने के कारण वो हमें स्टार्स की तरह दिखते हैं, ठीक है। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन दैट फॉलिंग ऑन देम। और जितने सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ एक एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, ठीक है। तो एलिप्टिकल पाथ में घूमने का क्या है, तो ये जो रास्ता है इसके चारों तरफ घूमने से उनका जो सीजनल चेंज आएगा, उनके अंदर सीजनल चेंजेस आएंगे, क्योंकि एक अपने सन का एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। जिसके कारण क्या करता है ना, सारे प्लैनेट को अपने चारों तरफ उसको रिवॉल्व करने के लिए वो क्या करता है ना, ऐसे एक एलिप्टिकल पाथ में उनको कंट्रोल करके रखता है। इसके कारण सन का अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा तो प्लैनेट्स अपने रास्ते से बिखर जाएंगे, कहीं किसी के साथ टकरा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एक जगह पे है क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। जो डेफिनेट पाथ में घूमते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। ये जो हमारा एलिप्टिकल पाथ है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। एंड जो टाइम होता है, टाइम टेकन करता है कोई प्लैनेट अपने एक ऑर्बिट के चारों तरफ, मतलब सन के चारों तरफ एक सर्कल लगाने के, उसको हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं। अगर वो प्लैनेट क्या करते हैं ना, सन के चारों तरफ तो घूमते हैं, उसके साथ साथ खुद के चारों तरफ भी घूमते हैं, खुद के एक्सिस के चारों तरफ घूमते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड रोटेशन, ठीक है। तो सन के चारों तरफ घूमने को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं और खुद के चारों तरफ घूमने को रोटेशन कहते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं द टाइम पीरियड टेकन बाय ए प्लैनेट टू रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, okay, and time period taken by a planet revolving around its own axis is called rotation, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैंने रोटेशनल एंड रिवोल्यूशनल पीरियड मेंशन किया हुआ है, ठीक है। देखो मर्क्यूरी के अंदर अगर हम ये सारे डायमीटर तो रेडियस छोड़ दो, ओनली इसमें पूछ लेता है कौन कौन सा चीज। जैसे मर्क्यूरी का रिवोल्यूशनल पीरियड कितना है, 88 डेज, और रोटेशनल पीरियड, ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसका रिवोल्यूशन मतलब सन का एक चक्कर लगाने के लिए इसको जितना टाइम लगता है, 88 डेज लगता है, इसको रोटेशन, एक रोटेशन करने के लिए 59 डेज लगता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पूछता है हमारा अर्थ का ट्विंस, किसको कहते हैं, मार्स को कहते हैं, ठीक है। तो अर्थ का हमारा ट्विंस है मार्स, ठीक है। इसका पूछ लेता है रिवोल्यूशनल पीरियड कितना है, 687 डेज, और रोटेशनल पीरियड है 24 आवर्स 37 मिनट। हमारा अर्थ का अगर बात करते हैं तो अर्थ कितना है, रिवोल्यूशनल पीरियड 365 दिन एंड 6 आवर्स, जिसको हम 2.25 डे लिखा हुआ है, ठीक है। और उसका रोटेशनल पीरियड कितना है खुद का एक्सिस चारों, जिसको हम 24 आवर्स कहते हैं, ठीक है। देखो तो जुपिटर, नेपच्यून इन सब तो पूछता नहीं, लेकिन नेपच्यून का पूछ लेता है सबसे लास्ट 165 ईयर्स, मतलब सन का एक चक्कर लगा के आने के लिए नेपच्यून कितना साल लगता है, 165 ईयर्स, ठीक है, डेज नहीं, 165 ईयर्स, ठीक है। और उसका खुद के चारों तरफ घूमने के लिए 16 आवर्स एंड 1 मिनट टाइम लगता है, ठीक है। ये सबसे हमारा पहला प्लैनेट है, सबसे छोटा प्लैनेट अगर बात करेंगे, पहले तो मर्क्यूरी हमारा प्लूटो था, तो प्लूटो को भी छोड़ देने के बाद मर्क्यूरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। ये मर्क्यूरी का पिक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। इट इज द वेरी स्मॉलेस्ट स्टार्स, अगर हम स्मॉलेस्ट प्लैनेट कह सकते हैं हमारा सोलर सिस्टम का, और सन का बहुत ही पास में है, ठीक है। एंड इट कवर्स द मेनी बाउल सेट, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, नहीं ये सारे क्या है ना, इसके ऊपर क्रेटर्स हैं, क्रेटर्स मतलब बहुत सारे गड्ढे, ठीक है, क्रेटर्स दिखते हैं, जैसे हमारे मून के ऊपर क्रेटर्स दिखते हैं। इट कैन ऑब्जर्व जस्ट बिफोर द सनराइज, सनराइज से पहले और सनसेट पहले हमें थोड़ा बहुत दिखता है, मर्क्यूरी बहुत हमसे तो दूर है, ठीक है। ये सनसेट और सनराइज से पहले दिखता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो लाइट रेज है वो क्या होता है ना, थोड़ा सा स्कैटर्ड होता है। जब हम सन रेज आ जाएगा फुल्ली तो हमें ज़्यादा दिखेगा नहीं, क्योंकि सन का लाइट इतना ब्राइट है, क्योंकि ये इतना छोटे हैं तो हमें इतना दिखते हैं, ठीक है। तो होराइजन के पास जहाँ पे हमारा क्या होता है ना, लैंड और सी, ठीक है, लैंड और सी जहाँ पे मेट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सी होराइजन कहते हैं।
ओके, लैंड और स्काई जहाँ पे मीट होते हैं उसको हम ओके लैंड होराइजन कहते हैं, ठीक है। तो वो होराइजन के पास से हमें दिखते हैं, ठीक है, जनरली हमारा सनसेट और सनराइज के पहले, ठीक है, उसी टाइम पे हम दिखते हैं। उसके बाद आता है ये हमारा सेकंड प्लैनेट, इसको हम क्या कहते हैं, वेनस कहते हैं, ठीक है। ये सबसे नियरेस्ट अगर हम प्लैनेटरी नेबर कहेंगे, मतलब हमारा अर्थ का, ये हमारा मान लो अर्थ है, तो उससे यहाँ पे कौन है, मान लो वेनस है, यहाँ पे हमारा कौन है, मार्स है, ठीक है। तो अगर हम प्लैनेटरी नेबर कहेंगे तो अर्थ का नेबर कौन हो जाएगा, वेनस हो जाएगा इस साइड में, और यहाँ इस साइड में कौन हो जाएगा, मार्स हो जाएगा, ठीक है। तो वेनस के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्या, तो हमारा अर्थ रोटेट करता है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट तक, ठीक है, ऐसे रोटेशन करता है, लेकिन वेनस रोटेशन करता है कहाँ से ना, ईस्ट से वेस्ट तक, ठीक है, ऐसे। मतलब यहाँ पे अगर सनराइज होगा कहाँ पे दिखेगा, इनका सनराइज वेस्टर्न डायरेक्शन में दिखेगा, वेस्ट में, इनका सनसेट कहाँ पे हो रहा होगा, ईस्ट में। हमारा अर्थ रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट में, इसलिए हमें सनराइज दिखता है ईस्ट से और सनसेट होता है वेस्ट में, ठीक है। तो इसके पास बहुत ही थिक एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे क्या बना हुआ है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है हमारे अर्थ में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो कि हमारा प्लांट्स को चाहिए क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो मतलब वेनस का जो एटमॉस्फेयर है बना हुआ है मेनली टू गैसेस से, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये भी हमें दिखता है कब ना, सनराइज और सनसेट से पहले, ठीक है, नियर आफ्टर द सनसेट एंड बिफोर द सनराइज। देयरफॉर इसको जनरली हम पूछ लेते हैं, क्वेश्चन में वैसे आता है व्हिच प्लैनेट इज कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, तो इसका आंसर क्या होगा, वेनस, ठीक है। तो वेनस को हम जनरली मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स कहते हैं, और इसका रोटेशन पीरियड भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये रोटेट करता है ईस्ट से लेके वेस्ट तक, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमता है ईस्ट से वेस्ट तक। ये क्या दिख रहा है, ये हमारा प्यारा सा धरती है, हाँ अच्छा दिखता है नहीं, यस, स्काई से बहुत ही नाइस व्यू है हमारा अर्थ का, ठीक है। अर्थ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखो, तो अर्थ हमारा थर्ड प्लैनेट है, कहाँ से, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर थर्ड प्लैनेट है। तो अर्थ ही इकलौता प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हम सब जिंदा हैं, तो किसके किसके ऊपर जिंदा है, तो हमारे अर्थ के ऊपर, ठीक है। अर्थ जब हमारा ऊपर दया करेगा तो हम जिंदा है तब तक, नहीं तो कभी प्रलय आ गया तो इतने सारे वाटर्स है, ठीक है, हमारे लैंड पार्ट तो कुछ ही है, ठीक है, तो हम कहीं पे चले जाएंगे। देखो, तो थर्ड प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, विच लाइफ इज एग्जिस्ट, तो यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। लाइफ क्यों एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट है। अगर एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो और किसी भी प्लैनेट के अंदर, ना ही मर्क्यूरी में है, ना ही वेनस में है, ना ही मार्स में है, ना जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और किसी में उस टाइप का एनवायरनमेंट कंडीशन नहीं है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होने के कोई चांसेस रहेगा, ठीक है। तो लाइफ एग्जिस्ट होने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए। इसी कारण क्या होता है, हमारा लाइफ हमारे अर्थ के ऊपर बहुत ही अच्छा दिखता है, ठीक है। कौन कौन सा कंडीशन है यहाँ पे देखो, राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से उचित दूरी है, ठीक है। सन से जितना दूरी होना चाहिए, बहुत ज्यादा दूरी होगा तो कोल्डेस्ट प्लैनेट बन जाएगा जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बहुत पास में होगा तो बहुत हॉट टाइप ऑफ क्लाइमेट बनेगा, ठीक है, इसी कारण वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो राइट डिस्टेंस है, उसके साथ साथ क्या है ना, हमारा यहाँ पे वाटर है, तो प्रेजेंस ऑफ वाटर इन इट्स थ्री फॉर्म, मतलब यहाँ पे वाटर सॉलिड फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है और गैसियस फॉर्म में है, तीन फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट करता है, इसी कारण लाइफ का पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। उसके साथ साथ एक सुइटेबल एटमॉस्फेयर है, मतलब हमारा एटमॉस्फेयर कॉन्स्टिट्यूएंट भी हमें पता है यहाँ पे, मतलब सबसे ज्यादा किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, नाइट्रोजन का, नियर अबाउट 72%, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो 0.03%, ठीक है। उसके साथ साथ अदर गैसेस भी प्रेजेंट है, लेकिन ये मेन गैसेस है जो कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के सुइटेबल क्लाइमेट बनाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास ओजोन का ब्लैंकेट भी है, कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में हमारे पास O3 या फिर ओजोन है, जो कि हमें सन से आने वाले अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज से हमें प्रोटेक्शन करता है, तो इसी कारण हमारा अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए, एक सुइटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए, जो कि अर्थ के अंदर वो सारे एनवायरमेंटल कंडीशन प्रेजेंट है, अदर प्लैनेट्स में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अर्थ का अगर रोटेशनल एक्सिस कहेंगे तो इमेजिन एक्सिस है, जो कि अपने अर्थ अपने रोटेशनल एक्सिस पे कितना डिग्री ढलान पे, अगर ये हमारा अर्थ है, ठीक है, इसका अगर हम ये मेन एक्सिस कहेंगे तो ये रोटेशनल एक्सिस है। रोटेशनल एक्सिस समझ रहे हैं ना, मतलब ये जो घूम रहा है उसको हम रोटेशनल एक्सिस कहते हैं। तो ये रोटेशनल एक्सिस के अंदर टिल्टेड कितना है, 23 हाफ, ठीक है, इतना डिग्री का इसका टिल्टेड है। इसी कारण क्या होता है, हम अर्थ जो घूमता है तो एक साइड में ज्यादा सनरे गिरता है, दूसरे साइड में गिरता नहीं। तुमने देखा होगा हमारा किस साइड में, मान लो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अभी क्या हो रहा है, दिन है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में रात होता है, ठीक है। तो समर या फिर जो विंटर होता है उसका फेनोमेना भी इसके हिसाब से होता है, क्योंकि हमारा अर्थ सीधा नहीं है, टिल्टेड है। इसी कारण जो साइड झुका हुआ है तो उस साइड में ज्यादा सनरे गिरता है, जो साइड दूर है तो उसे वहां पे गिरेगा नहीं, ठीक है। टिल्टेड एंड डेस्टिनी फॉर द सीजन चेंज, जो टिल्टेड है ये सीजन चेंज का लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है।
तो अर्थ इज वन मून, हमारा अर्थ के पास एक ही मून है, चंदा मामा, ये हमें दिखता है हर दिन, ठीक है। जब हम छोटे थे हमारी मम्मी हमें खिला देते थे, चंदा मामा पास में आ जाओ, ठीक है, मेरे मुन्ना और मुन्नी को थोड़ा सा एक टिक्का लगा के चला जाओ, ठीक है, बोलते हैं यस। तो एक ही मून है हमारा। देखो ये हमारा पड़ोसी पड़ोसी प्लैनेट, ठीक है, मार्स। तो इसको हम रेड प्लैनेट कहते हैं, इसको रेड और रॉकी प्लैनेट है। हमारा अर्थ भी रॉकी प्लैनेट है। ये रेड क्यों है? इसके अंदर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स है, ठीक है। तो आयरन कंटेनिंग जो सॉइल है, सॉइल के अंदर आयरन कंटेंट ज़्यादा है, इसी कारण ये रेड दिखता है, ठीक है, स्लाइटली रेडिश भी दिखता है, देयरफॉर इसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। इसका एटमॉस्फेयर बहुत ही थीन है। इसको बाद में अभी एक तुमने साइंटिस्ट स्टडी भी सुना होगा, ठीक है, इलोन मस्क, ठीक है, इलोन मस्क क्या बोल रहे हैं ना, 2030 तक क्या करेंगे ना, मार्स में हमारा जो ह्यूमन स्पेसिस को एस्टेब्लिश करा देंगे, ठीक है, परमानेंट वहाँ पे जाएंगे और रिटर्न नहीं आएंगे, मतलब वहाँ पे अपना घर पर बना के रहेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने अपने तो टिकट बुकिंग कर लिया है, तुम लोग की इसको जरूरत है तो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। स्पेसएक्स नाम का कंपनी चलाते हैं ये, ठीक है, टेस्ला मोटर्स। देखो तो इनका हमारा जो मार्स का दो सैटेलाइट्स है फोबोस और डिमोस। जो हमारा जैसे हमारा अर्थ का एक ही सैटेलाइट है मून, तो इनके पास दो सैटेलाइट है, फोबोस और डिमोस, ठीक है। ये हमारा मार्स, हमारा नेबरिंग प्लैनेट। तो सबसे अगर बड़ा प्लैनेट अगर देखेंगे हमारा, ओके, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, वो है हमारा जुपिटर, ठीक है, सबसे बड़ा, ओके। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, इट्स वॉल्यूम इज सो लार्ज दैट 1300 अर्थ, ठीक है, 1300 अर्थ अगर इसके अंदर हम फिट करेंगे तो रह जाएगा। मतलब हमारा अर्थ जैसा कितना अर्थ रहेंगे इसके अंदर, 1300 अर्थ। यहाँ पे अगर मैं रखूंगा, ठीक है, तो हमारा अर्थ जैसा 1300 अर्थ इसके अंदर समा सकते हैं, इतना बड़ा है, इतना जायंट है, ठीक है, यस। तो मास ऑफ द जुपिटर कितना टाइम, ये वाला क्वेश्चन भी हमें से पूछ लेता है। जुपिटर का मास हमारा अर्थ का मास से कितना टाइम ज्यादा है ना, 318 टाइम्स है हमारा अर्थ का, ठीक है। इट इज अ लार्ज रेड स्पॉट, यहाँ पे एक तुम्हें से बहुत सारे बड़ा सा रेड स्पॉट दिखता है। ये रेड स्पॉट क्या है ना, ये बहुत ही बड़ा सा स्टॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा ये स्टॉर्म चलता रहता है, तो हमें बाहर से ऑब्जर्व होता है, क्योंकि ये गैसियस प्लैनेट है। इसके अंदर तुम जाओगे तो अंदर से उसके नीचे निकल जाओगे, ठीक है, कहीं पे लैंड नहीं है, ठीक है। ये सारे गैसियस प्लैनेट है, ठीक है। देखो ये यहाँ पे जायंट स्टॉर्म बहुत ईयर्स बाय ईयर्स हो रहा है, इसी कारण ये हमें ऐसे जो ब्लैक कलर से रेड कलर का स्पॉट दिखता है। एंड फेंट रिंग अराउंड, इसके चारों तरफ जो एक पतला सा रिंग है। जितने सारे आउटर प्लैनेट है उनके चारों तरफ रिंग है, लेकिन जुपिटर का जो रिंग होता है बहुत ही पतला है, इसलिए हमें बाहर से विजिबल नहीं होता। लेकिन सैटर्न और यूरेनस नेपच्यून के अंदर थोड़ा सा ज्यादा विजिबल होता है, ठीक है, जुपिटर में ज्यादा विजिबल नहीं होता है। ये सैटर्न कम सनी ग्रह भी कहते हैं सैटर्न। देखो तो सैटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट, अगर हम हमारा सोलर सिस्टम में बात करेंगे तो ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। ये स्लाइटली अपीयरेंस दिखता है येलोइश कलर, डेंस लेस डेंसिटी है इसको हम, इसका डेंसिटी इतना कम है, इसको अगर मैं वाटर एक मान लो स्विमिंग पूल में लाके डालूं सैटर्न को, ये फ्लोट करेगा, क्योंकि इतना हल्का है, ठीक है। लेकिन ला नहीं सकते, हमारे अर्थ में उतना बड़ा स्विमिंग पूल नहीं है, अर्थ तो इससे छोटा है, इसको थोड़ी डाल सकते हैं। इमेजिनरी अगर हम बात करेंगे, इसका डेंसिटी इतना कम है, मतलब वाटर एक पोल के अंदर डालेंगे तो सैटर्न फ्लोट करेगा, ठीक है। इट लुक्स यूनिक क्यों दिखता है, क्योंकि इसके तरफ तो इतना सारे रिंग है। रिंग बना किससे है ना, आइस एंड डस्ट से, ठीक है, आइस एंड डस्ट से बना हुआ है और बहुत सारे, इसीलिए ये रिंग इतना अच्छा प्रोमिनेंट दिखता है। इट लुक्स क्वाइट यूनिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्यूटीफुल रिंग मींस मेड ऑफ आइस एंड डस्ट, ओके। तो सैटर्न के पास बहुत सारे मून्स है, नियर अबाउट सबसे अगर बड़ा मून की बात करते हैं सैटर्न का, वो है टाइटन, ठीक है। टाइटन सबसे बड़ा मून है, नियर अबाउट 59 मून्स है हमारे सैटर्न के पास। ओके, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट, सॉरी सेकेंड हम कैसे सोलर सिस्टम से लास्ट से सेकेंड लास्ट प्लैनेट अगर यूरेनस बात करते हैं, इसके चारों भी तुम्हें एक फैंट रिंग दिखता होगा, ठीक है। तो आउटर मोस्ट प्लैनेट है, इसको भी हम क्या कौन सा प्लैनेट कहते हैं, गैसियस प्लैनेट कह सकते हैं, ठीक है, गैस से बना हुआ गैसियस प्लैनेट कहते हैं। इट इज वेरी कोल्ड प्लैनेट, क्योंकि सन से इतना दूर है तो डेफिनेटली टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होगा ना, नहीं बहुत ही कम, ठीक है। तो सन से इतना दूर है, इसलिए बहुत सारे कोल्ड प्लैनेट है। तो अगर हम बात करेंगे जैसे वेनस और यूरेनस, ये रोटेट करता है, जैसे वेनस रोटेट करता है, इसका भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये भी ईस्ट से वेस्ट तक रोटेट करता है, ठीक है। तो हमारा हमने देखा था वेनस कौन से डायरेक्शन से, ईस्ट से वेस्ट रोटेट करता था, यूरेनस भी, ठीक है, ये भी हमारा ईस्ट से वेस्ट तक रोटेट करता है, ठीक है। इनका दोनों का रोटेशनल एक्सिस ईस्ट से वेस्ट है, ठीक है। इट इज हाईली टिल्टेड ऑन इट्स रोटेशनल एक्सिस एज रिजल्ट इट्स ऑर्बिटल मोशन, मतलब ये आपने
एक्सिस के ऊपर इतना टिल्टेड है जिसके कारण दिखता है ये इससे मतलब लुढ़क रहा है। जैसे जमीन पे अगर हम बॉल एक रोल करा दें तो बॉल क्या होगा, ऐसे घूम घूम के जाता है नहीं, ठीक है, वो लगता है अपना ऑर्बिटल एक्सिस पे से लुढ़क रहा है, ठीक है। इट अपीयर्स टू बी रोल अलोंग इट्स साइड, ठीक है, अपने साइड में से लुढ़क रहा है। नेपच्यून, ठीक है, ये हमारा लास्ट प्लैनेट है हमारा सोलर सिस्टम का। नेपच्यून जो डार्क इन कलर, डार्क दिखता है, ठीक है, वेरी विंडी प्लैनेट, मतलब इसके अंदर भी बहुत सारे स्टॉर्म होते रहते हैं, इसलिए इसका सरफेस हमेशा विंडी दिखता है। और हमारा 8th प्लैनेट है या फिर लास्ट प्लैनेट हम कह सकते हैं। इसका एटमॉस्फेयर मेनली बना हुआ है किससे, हाइड्रोजन हीलियम से। तो हाइड्रोजन हीलियम का एटमॉस्फेयर किसके पास प्रेजेंट था, हमारे सन के पास। तो सन के अंदर हाइड्रोजन हीलियम था, तो इसके पास भी हाइड्रोजन हीलियम से बना हुआ है जैसे हमारे सन से। इट इज ऑल्सो जायंट गैस, इसको हम कह सकते हैं। इट हैज ए फ्यू रिंग्स अराउंड इट, इसके चारों तरफ भी रिंग है, लेकिन बहुत दूर होने के कारण इसका रिंग बहुत ही पतला है, इसलिए इसका रिंग हमें दिखता नहीं। लेकिन हमें रिंग विजिबल किस में होते हैं ना, यूरेनस के अंदर, ठीक है। ये था हमारा 8 प्लैनेट्स। तो इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कुछ हमारे अदर्स बॉडीज के बारे में, जिनको हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं, कॉमेट्स, कुछ को मेटेओर्स कहते हैं, और मेटेओराइट्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो एस्टेरॉइड जनरली हमें, अभी मैंने जैसे बता रहा था, तो एस्टेरॉइड हमारे प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं ना, एस्टेरॉइड्स आर प्रेजेंट इन हमारे इनर प्लैनेट, ठीक है, और आउटर प्लैनेट। अगर हम बात करें, 1 सेकेंड, ये लेवल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बेल्ट होता है इसको हम एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं। यहाँ पे हमारा आउटर प्लैनेट है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा इनर प्लैनेट है। मतलब इनर प्लैनेट कौन कौन है, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये 4, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। तो इनके बीच में एक बहुत ही बड़ा सा हमें एस्टेरॉइड बेल्ट दिखता है, मतलब बहुत ही बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे फ्लोट करता हुआ दिखता है, ठीक है। तुमने कभी जो हमारा सीरियल देखा होगा, शक्तिमान सीरियल, अगर कोई ने देखा होगा, ठीक है, शक्तिमान, तो स्पेस में जाके फाइटिंग होता है, ठीक है, सुपर हीरो वाला फाइटिंग, तो कहाँ पे जाके इसके ऊपर लड़ाई करते हैं, ठीक है। या फिर पौराणिक जो मैथोलॉजिकल सीरियल होता है, ठीक है, तो स्काई में जाके असुर और देवता लड़ाई करते हैं, तो वहाँ पे किसके ऊपर खड़े रहते हैं, सारे पत्थर के ऊपर, मतलब वो सारे एस्टेरॉइड के ऊपर ही जंप करते रहते हैं, ठीक है। एस्टेरॉइड समटाइम्स इज कॉल्ड, इनका माइनर प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि इनका पॉसिबिलिटीज है आगे चल के ये प्लैनेट भी कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेगा इनको, ये भी प्लैनेट भी हो सकते हैं। ये सारे रॉक्स होते हैं, इनके अंदर एयर नहीं होता, एयरलेस होते हैं रिमिनेंट्स, और वेरी विद देम आर फॉर्मिंग इन आवर सोलर सिस्टम। तो ये हमारे सोलर सिस्टम का ही पार्ट है, और ये नियर अबाउट अगर बात करेंगे तो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो ये हमारे अर्थ या फिर हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं, ठीक है। इट इज फाउंड, दे आर ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, तो फाउंड बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। तो ये हमारे सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। सन के चारों तरफ घूमने का मकसद क्या है, सन का एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो सन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो कभी कभी तुमने देखा होगा ये एस्टेरॉइड कभी कभी क्या होते हैं, धरती के ऊपर आ जाते हैं, अदर प्लैनेट्स के ऊपर आ जाते हैं, जब उनका एस्टेरॉइड बेल्ट या फिर जो ग्रेविटेशनल पावर थोड़ा सा लूज हो जाता है, या फिर वो अपने ऑर्बिटल से बिखर जाते हैं, इसी कारण दूसरे प्लैनेट के ऊपर जाके गिर जाते हैं। जो गिरते हैं उनको हम क्या कहते हैं ना, मेटियोर्स, ठीक है। तो ये मेटियोर्स होते हैं, ये क्या करते हैं ना, मतलब ये अपने रास्ते अगर भटक गए तो ये अंदर आने लगेंगे, जब अंदर आने लगेंगे, कोई एटमॉस्फेयर के अंदर आने लगेंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, मेटियोर्स, ठीक है। दे आर विजिबल स्टिक्स टू द लाइट एंड दैट प्रोड्यूस ए स्मॉल पीस ऑफ रॉक। ये सारे बहुत छोटे छोटे पीस ऑफ रॉक होते हैं, लेकिन यह क्या करते हैं ना, अर्थ एटमॉस्फेयर से पहुंचने से पहले एटमॉस्फेयर हमारा इतना ज़्यादा डेंस है, इसी कारण वो क्या करते हैं ना, जल जाते हैं। इसलिए बहुत सारे मेटियोर्स हमारे अर्थ तक पहुंच नहीं पाते, हमें दिखते हैं रात में, दिखता है नहीं, तो हम शूटिंग स्टार कहते हैं, नीचे आते हैं, ठीक है। लेकिन जो अर्थ के ऊपर आके जो टकरा जाएगा उसको हम क्या कहेंगे ना, मेटेओराइट्स कहेंगे, ठीक है। तो मेटेओराइट्स क्या होते हैं, तो ये अंदर आ रहा है, तो अगर जल गया, एटमॉस्फेयर में जल गया तो उसको हम मेटेओर्स कहेंगे। लेकिन आके अर्थ के सरफेस के ऊपर हिट कर गया तो उसको हम यहाँ पे आके गिर गया तो उसको हम क्या कहेंगे, मेटेओराइट्स, ठीक है। एक मेटेओराइट्स का एग्जाम्पल भी तुमने देखा होगा यूएसए में, ठीक है। यूएसए में एक मेटेओराइट्स हिट हुआ था, जिसके कारण कौन सा क्रिएटर क्रिएट हुआ था वहाँ पे, बेरिंजर क्रिएटर, ठीक है, बेरिंजर क्रिएटर क्रिएट हुआ था, क्रेटर, ठीक है। कहाँ पे है, यूएसए का एरिज़ोना में, ठीक है। तो एरिज़ोना के अंदर एक मेटेओराइट्स हिट हुआ था, इसके कारण जो बेरिंजर क्रिएटर क्रिएट हुआ था यूएसए के अंदर, अभी भी है, जो मेटेओराइट्स भी है, ठीक है। ये अर्थ जो रॉक स्पेस है, स्पेस से आया था, ये सर्वाइवल, ये मतलब ये जो रास्ते में आते होते अगर नहीं जल गया तो कुछ रिमेनिंग पार्ट बच गया तो नीचे आकर अर्थ को हिट कर जाता है, तो उसको हम मेटेओराइट्स कहते हैं। जब ऊपर है तो उसको हम एस्टेरॉइड कह रहे हैं, जो एटमॉस्फेयर के अंदर आएगा उसको मेटेओर कहेंगे, जब हिट कर जाएगा नीचे ग्राउंड में गिरेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मेटेओराइट्स कहेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ और एक बॉडीज होता है जिसको हमें दिखते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं ना, कॉमेट्स। ये जनरली हमें रॉक से नहीं बनता है, यहाँ पे कुछ आइस और डस्ट से बनते हैं,
इसीलिए ये जो मूवमेंट करते हैं तो हमें तो कैसे दिखता है, तो ऐसे लॉन्ग शूटिंग स्टार, इसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं, ऐसे टाइप का लॉन्ग दिखता है, ये वाला ग्लो करता हुआ दिखता है हमें सामने वाला हिस्सा, ठीक है। और इससे बहुत लंबा पूछ होता है, सबसे हमें दिखता है हमारा हर 76 ईयर्स में हमें एक कॉमेट दिखता है, उसको हम हेलीज कॉमेट कहते हैं, ठीक है। तो हेलीज कॉमेट्स हम अर्थ के पास दिखता है, ठीक है। तो कॉमेट्स आर फ्रीक्वेंटली कॉल्ड एज डैटी स्नोबॉल, इसको हम डैटी स्नोबॉल भी कहते हैं, और इसको हम आइस डस्ट भी कहते हैं या आइस डैट बॉल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बना किससे है, देखो ये बना हुआ है आइस से बना हुआ है, डस्ट से बना हुआ है, और कुछ अमाउंट में रॉक से और कुछ फ्रोजन गैसेस है, मतलब फ्रीज होता हुआ कुछ गैसेस है। इसी कारण ये कैसे दिखते हैं, तो सन का टेम्परेचर के कारण ये क्या लगने लगते हैं ना, जलने लगते हैं। इसी कारण क्या होता है ना, ऐसे जो मूवमेंट करते हैं हमारे सन के चारों तरफ ऑर्बिटल में, इसलिए ऐसे हमें दिखते हैं, लॉन्ग शूटिंग स्टार की तरह दिखते हैं, ठीक है। तो ग्लोइंग कंटेंट्स ग्लोइंग कॉमा की तरह दिखते हैं ऐसे, और टेल बहुत ही लंबा होता है, देयरफॉर दे आर कंसीडर्ड एज द न्यूक्लियस रीजन, ठीक है। ठीक है, तो उसका न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, सेंट्रल पार्ट में, और ये वाला ग्लो करता हुआ दिखता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं ना, कॉमेट्स कहते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का क्लासेस, ठीक है। आज हमने डिस्कशन किया हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, ठीक है, जहाँ पे हमने अपने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास हम डिस्कशन करेंगे हमारे जितने सारे मून है, मून के बारे में डिस्कशन करेंगे, मून का फेजेस कैसे होता है, ठीक है, रोटेशनल रिवोल्यूशन कैसे होता है, डे एंड नाइट कैसे होता है, सीजन चेंजेस कैसे होते हैं, ये कॉस्मोलॉजी का पार्ट 2 में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे को सोशल मीडिया हैंडल्स से, इसको आप यहाँ पे अपना राय दे सकते हैं, इसके साथ ज्वाइन होकर आप क्लास कर सकते हैं, ठीक है। आज का क्लास कैसा लगा अब उसका राय रखेंगे, ठीक है। तो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके अपने आशीर्वाद देंगे। थैंक यू।